इस वीडियो में हम लोग फिर से इंडियन इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा हूँ और आपकी जिम्मेदारी है उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ करके रिवीजन करना और एग्जाम में उन टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सोर्सेज की पहले बात कर लेते हैं कि किन किन सोर्सेज को आपको फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको एनसीईआरटी 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ने की ज़रूरत थी, बट अभी टाइम उतना नहीं है। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल ना ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और जो लोग भी पढ़ रहे थे या पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी 9 to 12। इसके अलावा लुसेंट या क्राउन जीके पब्लिकेशन की जो जीके बुक आती है वो आप ज़रूर रखिए, ठीक है। इसके अलावा एक करंट अफेयर मैगजीन, जो भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसको आप रिवाइज करते रहिए। उसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए उतना ही सफिशियंट है। और एक और है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये इंडिया का भी और बिहार का भी समरी आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। जितने भी मैगजीन्स खरीदेंगे उसमें इजीली अवेलेबल है, तो उनकी समरी को आप देखेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक में सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़कों को कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होता है कि कैसे कवर किया जाए और क्या किया जाए। तो अभी जो है वो पढ़ने का समय नहीं रहा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और रिवीजन का टाइम है। तो एनसीईआरटी वाली सेक्शन को जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए लुसेंट या क्राउन जीके की बुक, करंट अफेयर मैगजीन जो भी आप पढ़ रहे हो वही सफिशियंट है, और इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की जो समरी आती है वो सफिशियंट है, ठीक है। टॉपिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे आपने दो टर्म सुने होंगे, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का मतलब कि आर्थिक गतिविधियों को पढ़ना, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का मतलब होता है। और इकोनॉमी का मतलब होता है कि किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को पढ़ना, ठीक है, कि किस तरह से उसकी प्रोडक्टिविटी है, क्या ग्रोथ रेट रही है, क्या जीडीपी रही है। तो किसी देश यानी देश लग गया वहाँ पर तो वो आपका इकोनॉमी हो जाएगा, और ऐसे अगर पढ़ना है आर्थिक गतिविधियों को तो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। तो ये बेसिक फंडा आपके क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा कॉन्सेप्ट है जैसे कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। कैपिटल इकोनॉमी मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब राज्य अर्थव्यवस्था, और मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आप ये बताइए कि इंडिया किस में से आता है, मिक्स्ड में आता है, सोशलिस्ट में आता है, कैपिटल में आता है। सिंपल अगर मतलब इसका पता करने जाएंगे तो कैपिटल मतलब होता है जहाँ पर प्राइवेट ही प्राइवेट है, सरकार का नियंत्रण जो है वो बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब जहाँ पर केवल और केवल सरकार है, प्राइवेट वहाँ पर ना या फिर बहुत कम है, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब होता है जहाँ पर कैपिटल मतलब जहाँ पर प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर के इकोनॉमी को चलाती है। तो कैपिटल इकोनॉमी का जो एग्जांपल हुआ वो हुआ यूएसए, और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हुआ रसिया, और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हुआ हमारा इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के बारे में पूछेगा तो मिक्स्ड इकोनॉमी में है। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब, इसका हिंदी में बताता हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब हुआ कि आर्थिक विकास, और ग्रोथ का मतलब हुआ आर्थिक समृद्धि, ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में आपको मतलब पता होना चाहिए। आर्थिक समृद्धि तब कही जाएगी जब किसी देश की जो जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो मतलब आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे आर्थिक समृद्धि, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ है। और जब जो है कि आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ के लोगों का रहन सहन, उसकी सामाजिक दशा, ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो जा रही हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर कहें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हुआ ओवरऑल डेवलपमेंट। जैसे मान लीजिए कि आप एक आदमी हैं और आप 10 साल पहले 10 रुपये कमाते थे, आज की डेट में आपकी इनकम तो बढ़ गई है, आपकी इनकम हो गई 1000 रुपये, लेकिन आप उसी कंडीशन में रह रहे थे 10 साल पहले और उसी कंडीशन में आज भी रह रहे, तो आपका क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ,
ठीक है। लेकिन इनकम आपकी बढ़ी और उसी अनुसार से आपकी रहन सहन बढ़ी, आपके बच्चों की रहन सहन बढ़ी, आपकी फैमिली की रहन सहन बढ़ी, गुणवत्तापूर्वक उनमें चेंजेस आ रहे हैं, उनको एजुकेशन मिल रहा है, तो इन सबको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जिसमें कि मतलब कि इसमें एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। प्राइमरी में आते हैं आपके एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी में आते हैं सेवा क्षेत्र। डिटेल में पढ़िएगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। परचेसिंग पावर पैरिटी ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको क्लियर होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, फिर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, राष्ट्रीय आय है, फिर एनएनपी हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट हुआ, उसके बाद जीवीए हुआ, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो ये इतने सारे कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कैपिटल रिसिप्ट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब कि पूंजीगत जो आपकी प्राप्तियां हुई या पूंजीगत जो खर्चे हुए वो, और राजस्व जो प्राप्ति हुई, राजस्व जो खर्चे हुए वो। इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट है, यानी राजकोषीय घाटा जो है, ये आपने इकोनॉमिक सर्वे और बजट में इस तरह के कॉन्सेप्ट देखे होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। जब मैंने पिछली वीडियो में बताया तो वहाँ पर इन सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, और आगे भी पूछे ही जाएंगे। जैसे कि जो है पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रेवेन्यू जो घाटा है उसका क्या मतलब होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है। तो आपको जब रेवेन्यू का मतलब पता होगा तभी तो आप घाटे का अंदाज़ा लगा पाएंगे। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक्स है, जैसे पॉवर्टी है, तो भारत में पॉवर्टी कैसे मापी जाती है, पॉवर्टी के लिए कौन कौन सी कमेटियाँ, जैसे कि तेंदुलकर कमेटी थी, रंगराजन कमेटी थी, तो इन सब कमेटियों के बारे में पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट है, इनके लिए जो है क्या, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, प्रत्यक्ष बेरोजगारी क्या होती है, इन सब को आपको यहाँ से देख लेना पड़ेगा। इन सब के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा ट्रेड डिफिसिट है, मतलब व्यापार घाटा, कैपिटल डेफिसिट मतलब पूंजीगत घाटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन की जो समस्या आती है वो, फॉरेक्स रिजर्व हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और डिफ्लेशन मतलब जबकि महंगाई बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इन सब कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन के लिए आपको मतलब सीधा मतलब पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि आरबीआई क्या करेगी महंगाई में, तो आरबीआई क्या करेगी कि लोगों के पास से पैसा को हटाएगी। अब लोगों के पास से पैसा को हटाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, वो घर में जाकर के पैसा को छीन के नहीं लाएगी। वो क्या करेगी कि इंटरेस्ट रेट जो होते हैं लोन्स के, वो सबको बढ़ा देगी, ताकि जो है लोगों के पास जो है ताकि जो है लोग ज़्यादा लोन ना ले सके, ठीक है। इस तरह के मेजर्स आरबीआई लेगी। तो इस तरह के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर है डिवैल्यूशन और डिप्रेसिएशन, मतलब अवमूल्यन इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हाश, ठीक है। तो रुपए का दाम जो होता है अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब कि जानबूझ करके घटना, और डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक घटना। जैसे मान लीजिए कि आज $1 के बदले 75 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, वही $1 के बदले अगर 80 रुपये मिलने लगे तो ये क्या हुआ, ये डिप्रिसिएशन हुआ, करेंसी का डिप्रिसिएशन हुआ। यहाँ पर रुपया आपको लग रहा होगा बढ़ रहा है, लेकिन रुपया क्या हुआ, कमज़ोर हो गया, ठीक है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी कंट्री जो है वो 75 रुपये की वजह से जानबूझ करके उसको 60 रुपये कर दे या उसको 90 रुपये कर दे, तो इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन, ठीक है। सॉरी, ये 60 रुपये नहीं, 90 रुपये, यानी कि वैल्यू को आप अपने आप से घटा दिए जानबूझ करके, तो इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। इसी का उल्टा होता है, ठीक है। बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स क्या होता है। ये एक सर्टिफिकेट होता है जिसपे कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और फिक्स टेन्योर के लिए आपको दिया जाता है और आपसे पैसा लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा करेंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, SLR क्या होता है, ठीक है, CRR क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, प्राइमरी लेंडिंग रेट क्या होता है। इन सब के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। तो इतने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको क्लियर करना है। और ये क्लियर कहाँ से करेंगे, तो ये जो है आप NCERT अगर पढ़ रहे हैं तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है लुसेंट में भी ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में दिया हुआ है, तो आप ठीक ठाक से उसको समझ सकते हैं। और जो समझ में ना आए उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए GDP, तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और इकोनॉमी के लिए जो बेस्ट सोर्सेज मैं अगर बताना चाहूँ यूट्यूब पे, तो वो है मुरनाल सर की वीडियो। तो मुरनाल सर की वीडियो में बहुत सारे सारे के सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से और मज़ेदार तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मुरनाल इकोनॉमी,
मुरनाल सर की यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर सारी वीडियो जो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और मज़ेदार तरीके से क्लियर किए गए। इन सब कॉन्सेप्ट को उन्होंने जैसा क्लियर किया है वैसा किसी चैनल ने नहीं किया है, तो उनके वीडियो को आप देख करके ये कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए अगर आप इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चन को बीपीएससी में सॉल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 5 ईयर प्लान्स है। 5 ईयर्स प्लान में आपको थोड़ी थोड़ी सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें देख लीजिएगा कि कितना लक्ष्य रखा गया था, कितना विकास दर जो है अचीव किया, उसके बाद जो है कोई स्कीम लॉन्च की गई जैसे गरीबी हटाओ, किस मॉडल पे वेज थी, है ना, रोलिंग प्लान, फिर जो है आपका अवकाश अनवरत जो भी था यहाँ पर स्पेशल 5 ईयर प्लान को आप 12 तक देख लीजिएगा। इसमें जो है 5 ईयर प्लान में आपको सिलसिलेवार से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी 1 से लेकर के 12 5 ईयर प्लान्स तक की आप देख लीजिएगा। मुख्य मुख्य बातें वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको इकोनॉमी सेक्शन में यहाँ से रहता ही है 5 ईयर प्लान में से। तो 5 ईयर प्लान्स को भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं जाना चाहिए, खास करके वो किस मॉडल पर आधारित है, कुछ स्पेशल स्कीम वहाँ पर लॉन्च की गई थी उस 5 ईयर प्लान्स में, और साथ ही जो है उनका लक्ष्य क्या रखा गया था, कितना अचीव किया गया था, और जो है 11th और 12th 5 ईयर प्लान पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट वाला था। इसी के बाद प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग को बनाया गया था, है ना। तो 5 ईयर प्लान को देख लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके जो गवर्नर से क्वेश्चन पूछे गए थे लगातार 2 बीपीएससी में। इसके बाद जो है बेसिक ऑफ आरबीआई किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था, किस एक्ट के द्वारा इनका जो है वो जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद जो है महंगाई आती है तब आरबीआई क्या कहती है, मतलब क्या करती है, जब महंगाई घट जाती है बहुत ज़्यादा तो आरबीआई क्या करती है। फिर बीओपी क्राइसिस है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की प्रॉब्लम आ गई है, तब आरबीआई को क्या स्टेप लेने चाहिए। इसके बाद जो है फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या स्टेप लेती है। थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एमपीसी, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है कि आरबीआई के बारे में इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़े बहुत गवर्नर के नाम देख लीजिएगा, पहले गवर्नर कौन थे और वर्तमान में गवर्नर कौन रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट समरी, ये आपका इंडिया का भी आता है और बिहार का भी आता है और ये पब्लिश्ड हो भी चुकी है। तो आपको जो है लेटेस्ट वाले की समरी आपको इजीली यूट्यूब चैनल पे या इंटरनेट पे अवेलेबल है। उस समरी को आप जो है अपने से उस समरी को जो है आप अच्छे से कर लेंगे। चाहे तो यूट्यूब की वीडियो पे भी बहुत सारी प्रोवाइड करवाई गई है, आप उनकी वीडियो को भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप उनकी समरी को इंटरनेट से भी प्रिंट करके आप पढ़ सकते हैं, मार्केट में भी आपको इजीली अवेलेबल है। प्लस करंट अफेयर की जो भी मैगजीन आप खरीदिएगा उसमें भी ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट समरी को भी आप देख लीजिएगा। फिर है कि एक करंट अफेयर मैगजीन जो कि आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ ही रहे, उसी को आप पढ़िएगा और उसमें ये सारे फैक्ट्स पे थोड़ा ध्यान दे लेना है इकोनॉमिक्स के लिए। वैसे करंट अफेयर के लिए आपको सारे फैक्ट्स पर ध्यान देने ही पड़ेंगे, उसमें ये सब कवर हो जाता है, तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जो है, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेक्स रिजर्व, न्यूज रिगार्डिंग जीडीपी, जीडीपी से कुछ जैसे आया है, जीडीपी में इंडिया की रैंकिंग देख लीजिएगा। जो पीपीपी मोड पे होता है, मतलब कि परचेजिंग पावर पैरिटी पे, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे इंडिया का रैंकिंग देख लीजिएगा। इंडिया की जीडीपी कितनी है और इंडिया का ग्रोथ रेट कितना रहा है पिछले वर्ष के ईयर में, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। रैंकिंग ऑफ डिफरेंट इंडेक्सेस देख लीजिएगा, बहुत सारी रैंकिंग्स लॉन्च की जाती हैं, उसमें से जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनरी प्रॉपर्टी इंडेक्स है, नीति आयोग के द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इन सब रिपोर्ट को आप देख लीजिएगा, ये सारे करंट अफेयर में कवर हो जाते हैं और आपको करंट अफेयर के लिहाज से ये ईजिली कवर हो जाएंगे। आपको अलग से इकोनॉमिक सेक्शन के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपकी मेहनत लगेगी वो इसमें लगेगी, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में लगेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पढ़ने में लगेगी, 5 ईयर प्लान्स को पढ़ने में लगेगी, और कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो आपको क्लियर करने ही चाहिए उसको आपको कवर करने में लगेगी, ठीक है। इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट स्कीम को देख लीजिएगा जो भी बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की जा रही हैं, ठीक है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि हमेशा से चर्चा में रहते हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, बिहार के 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, इस तरह की जो स्कीम्स हैं जो कि हमेशा पॉपुलर रही हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम, है ना, भारतमाला, सागरमाला, ये सब योजनाएं जो है इसके बारे में आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये ऐसे आपका जो लेटेस्ट स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट जो कि लॉन्च किए जा रहे हैं उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा।
जाएगा। वैसे आप जब करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और जो ये सब स्कीम जो कि पहले से चली आ रही है उसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दे करके इसको किसी भी मैगजीन से आप कर लीजिएगा या फिर इंटरनेट की मदद से इसको कर लीजिएगा। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए स्ट्रैटेजी क्या है ना कि आप एनसीईआरटी तो आप छोड़ ही दीजिएगा, मत पढ़ने जाइएगा। आप सिर्फ और सिर्फ लुसेंट की जो बुक आती है उसी में देखिएगा, जो जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही यूट्यूब की वीडियो आप सर्च करके उन सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग जो है अगर जिनके पास टाइम है तो वो क्या कर सकते हैं, संजीव वर्मा की आती है इंडियन इकोनॉमी की बुक यूपीएससी के लिए, आप इनका पीडीएफ इजीली अवेलेबल है, पीडीएफ से भी इन सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी ना तो एनसीईआरटी और ना ही संजीव वर्मा को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, अभी समय कम है, ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स को, ठीक है। उसके अलावा जो है इकोनॉमिक सर्विस समरी ऑफ इंडिया एंड बिहार को जरूर कर लीजिएगा, लुसेंट को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो जो टॉपिक डिफाइन किए गए उसको भी पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो जाए तो यूट्यूब पर सर्च करके उसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से भी आते ही हैं। और करेंट अफेयर की जो मैगजीन है उसको अच्छे से कवर कीजिएगा, उसका रिवीजन बढ़िया से कीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका इकोनॉमिक सेक्शन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर से कह देता हूँ, एनसीईआरटी और संजीव वर्मा को अभी से जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मत पढ़िएगा, ठीक है। जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना ही देखने की ज़रूरत है, जितना अफोर्ड नहीं कर सकते बेकार में इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल लुसेंट, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड बिहार, और फिर जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिएगा इंडियन इकोनॉमी की। टाइम टेकन तो आप जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, तो 5 दिन समय लेकर के आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ हो गया तो आप इकोनॉमिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप गलत करके आइएगा, तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप धीरे धीरे नंबर ऑफ डेज को घटा सकते हैं, 5 से 4 दिन में, 3 दिन में, या फिर आप 5 दिन आप रख सकते हैं, जैसे भी आपकी सुविधा हो, ठीक है। तो कम से कम इतना जरूर करना चाहिए, और 5 दिन में आप लुसेंट इजीली कवर कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का इंडियन बिहार का समरी कवर कर सकते हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए 5 ईयर प्लान्स बताए वो सारे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक थे जो कि आपको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं जाने चाहिए, और इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको यही स्ट्रैटेजी मेरे अनुसार अपनानी चाहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। और चलिए धन्यवाद, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा।